ठीक है, तो खैर मज़े की चीज़ है। अब ये जो है हमारा पहला कंपैरिजन ऑपरेटर है और सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला कंपैरिजन ऑपरेटर है। मज़े की चीज़ है कि ये जो कंपैरिजन ऑपरेटर है ये आपको ऑथेंटिकेशन सिस्टम्स में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। ऑथेंटिकेशन सिस्टम क्या होते हैं? जब आप अपना यूज़र नेम पासवर्ड लिखते हैं तो आप लॉगिन हो जाते हैं। ये लॉगिन आप कैसे होते हैं? आपने एक वेरिएबल बनाया माय नेम या माय यूज़र नेम, आपने यूज़र नेम का वेरिएबल बनाया, इसमें आपने सप्लाई किया कि मेरा यूज़र नेम है clock1 और आपने कहा पासवर्ड, और पासवर्ड में आपने लिखा hello 123। सही है। अब ये जो वेरिएबल है ये कहाँ से आपके पास डेटा लेकर आ रहा है? ये डेटा लेकर आ रहा है आपके फॉर्म से। आपको जो फॉर्म दिखता है जिसमें आप टाइप करते हैं वहाँ से डेटा उठा के लाया है और उसमें दो वेरिएबल्स हैं, उसमें आपका डेटा सेव करवा दिया, यूज़र नेम और पासवर्ड। अब ये क्या करता है? आपके पास एक डीबी यूज़र नेम होता है कि आपके डेटाबेस में आपका यूज़र नेम क्या सेव हुआ है। लेट्स से आपके डेटाबेस में आपका यूज़र नेम सेव हुआ है और आपका डेटाबेस में आपका पासवर्ड सेव हुआ है क्या था? ABC123। सही है। तो अब आपके पास एक यूजर नेम है जो अभी आपने दिया है, एक यूजर नेम है जो डेटाबेस में सेव हुआ है। तो ये सिंपली क्या करता है, जब आप उसको लॉगिन पासवर्ड और यूजर नेम देते हैं और लॉगिन को दबाते हैं तो आपके सर्वर पे डेटा जाता है और सर्वर सिंपली क्या करता है? आपके यूजर नेम को इक्वल टू करता है किसके साथ? डीबी यूजर नेम के साथ। जब ये रिजल्ट आया क्या? फॉल्स, तो वो आपको कहता है इनकरेक्ट यूजर नेम। सिंपल, इतना सिंपल है। आपको रिजल्ट आ जाता है इनकरेक्ट यूजर नेम। अगर आप यूजर नेम में सेव करवा देते हैं फिर आप कहते हैं अच्छा ये मैंने शायद गलत कर दिया होगा, फिर आप दोबारा से भेजते हैं अपना यूजर नेम। सही है। ये फिर दोबारा से चेक करवाता है तो इक्वल हुआ? नहीं हुआ। तो डीबी यूजर नेम में बेसिकली हमारे पास क्या सेव हुआ है? अखलाक। तो हम बेसिकली क्या करते हैं? यूजर नेम इक्वल टू अखलाक और हम लोग करते हैं यूज़र नेम और डीबी यूज़र नेम इक्वल टू अब हमारे पास क्या हो गया? ट्रू। तो अब हमने हमारा ये कंफर्म कर लिया कि यूज़र नेम बराबर हो गया। अब यूज़र नेम बराबर हो गया तो वो क्या चेक करने जाएगा? एक पासवर्ड जो आपने दिया है उसको बराबर करेगा डीबी अंडरस्कोर पासवर्ड से। अब क्या आया? फॉल्स। अब क्योंकि यूज़र नेम ट्रू हो गया था लेकिन फॉल्स कहाँ हुआ? पासवर्ड में। अब आपको एरर देगा इनकरेक्ट पासवर्ड, यूजर नेम नहीं बोलेगा। कुछ वेबसाइट जो हैं वो क्या कहती हैं? इनकरेक्ट यूजर नेम डैश पासवर्ड। उसकी वजह ये होती है कि आपको वो ये नहीं बताना चाहती कि आपने यूजर नेम तो सही गैस कर लिया है, अब आपको पासवर्ड गैस करना है। वो आपकी मुश्किलात बढ़ाने के लिए वो क्या कहते हैं? इनकरेक्ट यूजर नेम और पासवर्ड, ताकि जो हैक करने की कोशिश कर रहा है उसको ये समझ में ना आए कि मैंने यूजर नेम तो सही गैस कर लिया है। वो इसलिए उसको कंफ्यूज करने के लिए बोल देते हैं इनकरेक्ट यूजर नेम स्लैश पासवर्ड। तो ये सिंपल ये वाला तरीका इस्तेमाल होता है ऑथेंटिकेशन सिस्टम्स के लिए। अब एक और चीज़ है, हमने ये चीज़ देखा कि 5 इक्वल टू 5 क्या होता है? ट्रू होता है। लेकिन अगर मैं इधर एक और इक्वल टू लगा दूं तो अब क्या होता है? फॉल्स। तो बेसिकली ये भी कंपैरिजन ऑपरेटर है, ये भी यही चेक कर रहा है कि राइट हैंड साइड बराबर होनी चाहिए लेफ्ट हैंड साइड के। लेकिन ये 3 का क्या मतलब है? ये स्ट्रिक्ट है। स्ट्रिक्ट का क्या मतलब है? ये भी चेक करता है कि इन दोनों की डेटा टाइप भी क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए, वरना ये आपको बोलेगा ये चीज फॉल्स है। इसका मतलब है अगर मैं इस वाले 5 का स्ट्रिंग हटा देता हूं तो मुझे वो क्या बोलेगा? ट्रू। अगेन ये भी एक इंटरव्यू क्वेश्चन है कि आपके सामने ये चीज लिख देते हैं कि 5 इक्वल टू 5, पूछते हैं कि भाई इसका क्या जवाब होगा। ज्यादातर लोगों के दिमाग में ये वाला सेव हुआ होता है, ये वाला, तो वो लोग चुपचाप क्या लिख देते हैं? ये, और पूछ लेते हैं कि भाई इसका जवाब क्या होगा। तो नॉर्मली जो नया बंदा होता है उसके दिमाग में वो डबल इक्वल टू वाला सेव हुआ होता है कि भाई वो 5 को बराबर कर देगा। लेकिन आप एक चीज़ देखना भूल जाते हैं कि उसने 3 इक्वल टू लगाए हुए हैं। 3 इक्वल टू का मतलब क्या है कि ये कौन सा मोड है? स्ट्रिक्ट मोड है। और स्ट्रिक्ट मोड होगा तो वो आपका ये भी चेक करेगा कि आपका डेटा टाइप सेम होनी चाहिए। इसके अलावा या बल्कि ये ज़्यादा अच्छा है, हेलो इक्वल टू
क्या बोल रहा है? फॉल्स। हालांकि सेम लफ्ज लिखा हुआ है, सिर्फ फर्क क्या है? वो अपर केस है, ये लोअर केस है। अगर हम ये करें टू लोअर केस, अब हमारे पास क्या आया? ट्रू आया। उसकी वजह क्या है कि हमने एक जावास्क्रिप्ट का फंक्शन इस्तेमाल किया है, और फंक्शन का नाम क्या है? टू लोअर केस। और ये फंक्शन जो है ये जावास्क्रिप्ट का नेटिव फंक्शन है। क्या है? यानी कि आपने नहीं बनाया लेकिन आपको पहले से मिल गया है। और इसके सामने क्या लगा हुआ है? पैरेंथेसिस, यानी कि फंक्शन आपने चलाया, जब आपने इसको इक्वल किया तो इसने इसको किस में कन्वर्ट कर दिया? इस लोअर कैपिटल लेटर्स में या लोअर केस लेटर्स में। तो अब आप इसको इक्वल करा सकते हैं। नॉर्मली जब आप डेटाबेस ऑपरेशंस करते हैं, यानी कि डेटाबेस पे जब भी काम करते हैं, तो डेटाबेस में हमेशा डेटा जब सेव होता है तो वो किस में सेव होता है? लोअर केस में। जब भी आप कोई भी डेटा भेजते हैं तो वो ऑटोमेटिकली उस पर कौन सा वाला फंक्शन लगा देते हैं? लोअर केस वाला। उसके बाद किस में सेव करवाते हैं? डेटाबेस के अंदर। उसकी वजह क्या होती है कि वो चाहते हैं कि सारे जो चीज़ें सेव हो रही हैं डेटाबेस में वो लोअर केस में हो, ताकि बाद में इक्वल कराने में आसानी हो। क्योंकि नॉर्मली जो आपका यूजर है वो भी कंफ्यूज हो जाता है। वो कभी कभी क्या कहता है, उसने फर्स्ट करें यूजर नेम ये सेव किया हुआ था, अब वो भूल गया है। उसको पता है कि मैंने अपना नाम ही सेव किया था, लेकिन वो ये भूल गया कि उसने पहला लेटर कैपिटल सेव किया था। वो बार बार ट्राई कर रहा है क्या ये, अब वो इक्वल नहीं होगा। लेकिन पासवर्ड में ये चीज नहीं होती। पासवर्ड में लोअर केस एंड अपर केस को बहुत ध्यान से रखा जाता है। अब क्योंकि पासवर्ड जो है अगर उसमें आपने अपर केस कोई चीज दी भी है तो वो उसको लोअर केस नहीं करता। फिर इसका मतलब है कि आपने लिखा हुआ है ABC 1 2 3 और आपने डेटाबेस में क्या सेव किया हुआ है ABC 1 2 3, तो ये दोनों क्या होंगे? फॉल्स। या इसका अगर ऑपोजिट है तो भी क्या होगा? फॉल्स। कि आपने जब पासवर्ड रखा था तो उसमें आपने ए को क्या किया था? कैपिटल। अब आप भूल चुके हो, आपको ये याद है कि पासवर्ड तो ABC 1 2 3 ही था, लेकिन आप ये भूल गए हो कि उसका पहला लेटर आपने क्या रखा था? कैपिटल रखा था। तो इसके बाद आपको ये बड़े मसले होते हैं। लेकिन पासवर्ड में ये चीज़ हम नहीं हटाते, क्योंकि हम चाहते हैं कि यूजर्स के लिए मुश्किल हो, ताकि जिसका अकाउंट है उसी का सिर्फ ये एक्सेसिबल हो जाए। तो ये हमारे पास पहला ऑपरेटर है जिसको हम क्या कहते हैं? इक्वल ऑपरेटर। और ये कंपेयर करता है लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड पे। और जब हम एक इक्वल टू और लगाते हैं तो अब ये क्या चेक करेगा? आपकी डेटा टाइप भी चेक करेगा। इसके अलावा ये चीज तो आप सबने देखी होगी, सही है? ये तो क्या आई थिंक क्लास 3 में होता है, सही है? इसको क्या कहते हैं? ग्रेटर देन। अच्छा मजे की बात है, मुझे कभी भी याद नहीं रहता लेस देन ग्रेटर देन, कि इसको लेस देन बोलेंगे या ग्रेटर देन बोलेंगे, पता नहीं कैसे बोलते हैं। लेकिन चलो लेकिन मैं सबको बताता हूँ, मेरे जो स्टूडेंट्स होते हैं, कि मुझे अपने प्राइमरी स्कूल में टीचर्स हमें ऐसे पढ़ाते थे, शायद आप लोगों को भी यही पढ़ाते होंगे, कि ये मगरमच्छ का मुंह है और ये हमेशा बड़े नंबर को खाता है, सही है? तो मुझे भी ऐसे याद रहता था कि भाई ये मगरमच्छ का मुंह है और ये बड़े नंबर को हमेशा खाएगा। तो इसका मतलब है कि ये यहाँ पे बड़ा नंबर होना चाहिए और यहाँ पे छोटा नंबर होना चाहिए। तो ये कंडीशन क्या है? ट्रू कंडीशन है। देख के पता लग रहा है, क्योंकि ये बेसिकली कंपेयर क्या कर रहा है कि ये वाला नंबर बड़ा होना चाहिए इसके, सही है? 5 इज ग्रेटर देन 2। अगर ये स्टेटमेंट सही है तो आपको रिप्लाई क्या आएगा? ट्रू। अगर इसी कंडीशन को हम ऑपोजिट कर देते हैं तो आपको रिप्लाई क्या आएगा? फॉल्स। सिंपल एज दैट, सही है? एक और चीज है, अगर हम इसको कहें 2 इज ग्रेटर देन 2 तो आंसर क्या आएगा? 2 इज ग्रेटर देन 2, फॉल्स आएगा। 2 इज ग्रेटर देन 2 तो आंसर क्या आ रहा है? फॉल्स, क्योंकि 2 के बराबर है, ग्रेटर देन इक्वल टू हो ही नहीं सकता, सही है? इसके अलावा 3 तो भी ये फॉल्स है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा? ट्रू करना पड़ेगा, सही है? अभी इसको हम बहुत ज़्यादा इसको खेलेंगे तो अभी आपको बहुत अच्छा से समझ आएगा। इसके बाद 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, अब क्या हुआ? ट्रू। अब ये कंडीशन क्या कहती है? अब ये मिक्सचर है। ये मिक्सचर कैसा है? ये बोल रहा है कि ये वाला नंबर या तो इससे बड़ा होगा या इसके बराबर होगा। इक्वल टू, ये ग्रेटर देन एंड
इक्वल टू। अब दो चीजें एक साथ लिखी गई हैं, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू। हमेशा याद रखिएगा कि ये जो ग्रेटर देन और लेस देन का साइन है ये पहले लिखा जाएगा, इक्वल टू का साइन बाद में लिखा जाएगा। क्यों कह रहा हूं ऐसा? अगर हम इसको लिख लेते हैं इक्वल टू ग्रेटर देन 2 तो हमारे पास एरर आएगा मेल फॉर्म्ड एरो फंक्शन। तो बेसिकली आपके पास एक चीज याद रखनी है कि पहले हमेशा क्या आएगा, लेस देन या ग्रेटर देन, जो आपको दिल करे। उसके बाद क्या आएगा, इक्वल। इक्वल टू हमेशा क्या आएगा, बाद में। बस ये दिमाग में रखिएगा, इक्वल टू हमेशा बाद में आता है। सही, मतलब क्योंकि आप जब प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं आप नॉर्मली ये चीज भूल जाते हैं, आप बोलते हैं यार ये क्या था, इससे खामखा टाइम ज़ाया होता है। और दूसरा अगेन इंटरव्यू क्वेश्चन है, इंटरव्यू में ये चीजें पूछते हैं, आपको सामने लिख देगा, बोल देगा इन स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट सही है। आप बेसिकली किस में लग जाओगे ये देखने के लिए कि ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन, वो बेसिकली सिंटैक्स एरर होता है इसके अंदर। तो वो जब चलाएगा आपके सामने तो आपके सामने एरर आ जाएगा, फिर आपसे पूछेगा देखो ये तो एरर आ गया, आपने तो कुछ और जवाब दिया था। तो इस तरीके से पता नहीं पाकिस्तानियों को खासतौर पे ये तंग करने में बड़ा मजा आता है। जो इंटरनेशनल जो आपके इंटरव्यूज होते हैं वो उसका टिपिकल मैं आपको बता रहा हूँ, वो सिंपली आपसे पूछते हैं कि भाई ये आपको API बनानी है तो कितने टाइम में बना लोगे। आप बोलोगे 1 घंटे के अंदर, तो वो आपको बोलेंगे आप बनाना स्टार्ट करो, हम लोग म्यूट पर हैं। तो वो बस आपको देखते रहते हैं कि किस तरीके से आप उस प्रॉब्लम को अप्रोच करते हो। सही है, वो आपको दे देंगे कि भाई एक पिरामिड बनाना है स्टार से, स्टार का साइन होता है ये वाला। सही है, मतलब वो क्या कहना चाह रहे होते हैं कि आपको इस तरीके से पिरामिड बनाना है। सही है, फिर नीचे स्टार 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 स्टार। तो कहते वो आपको बोलेंगे कि भाई इस तरीके से इसके 10 स्टेप्स होने चाहिए, यानी कि 10 फ्लोर होने चाहिए, और इस तरीके से हमारा स्टार से पिरामिड बनेगा। अब ये चीज़ प्रोग्रामिंग से बना के दिखाओ। आपको नॉर्मली वो इस तरह की चीज़ें देते हैं जो इंटरनेशनल आपके पास होते हैं। इसके लिए बड़ी एक अच्छी वेबसाइट है, इसको हम कहते हैं लीड कोड। जो गूगल है, अमेजोन है, मेटा है जो कि फेसबुक है बेसिकली, और आपके पास दूसरी जो बड़ी कंपनीज हैं, नॉर्मली वो है इस जो इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछते हैं उसका आपको यहाँ पे बड़े आराम से मिल जाएंगे प्रैक्टिस क्वेश्चंस। लीड कोड बहुत अच्छी वेबसाइट है। इसमें सिंपली क्या होता है कि अच्छा मज़े की बात है कि आप इसमें जब आप प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे, आप क्रिएट एन अकाउंट करेंगे तो आपको सारे टेस्ट वगैरह ये आपको दिखा देगा। बहुत सारे इसके फ्री टेस्ट हैं, ज़रूर पैसे वैसे नहीं होते हैं। बिगिनर्स गाइड और ये सब, डेटा इंस्ट्रक्शंस, एल्गोरिथम्स, चीट शीट्स, बहुत सारे इसमें ना एक फन होता है, एक पूरा एक आपका लेवल्स भी होते हैं। आपको बिगिनर लेवल, उसके बाद एडवांस लेवल, आप लेवल्स करते जाते हो। इसमें मज़े की बात है, आप एक चीज़ नोट करोगे, ये आपको ऑप्शन देते हैं। दुनिया जहान की सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का आपको ड्रॉप डाउन होगा, आपको बोलेंगे तुम अपनी मर्जी की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चूज करो लेकिन हमें ये काम करके दो। और ये सेम अप्रोच आपके फेसबुक, जो बड़ी बड़ी आपकी टॉप टीयर सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं उनकी भी होती है, उनके आपके उसकी जो इंटरव्यू क्वेश्चंस हैं उसकी भी होती है। मतलब इवन अगर पाइथन डेवलपर की पोजीशन है उसके बावजूद वो आपको ऑप्शन देते हैं कि आप अपनी मर्जी की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चूज करो लेकिन ये वाला जो हमारा जो टेस्ट है इसको पास करो, क्योंकि बेसिकली वो आपकी मेंटल अप्रोच देखना चाह रहे होते हैं। उनको पता होता है कि ये बंदा जो है ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो 1-1.5 महीने में सीख लेगा, लेकिन ये प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करता है और कितना एफिशिएंटली करता है वो हम देखेंगे कि इस एफिशिएंट का मतलब क्या है। एफिशिएंट एक बड़ा खतरनाक मतलब है इसका, पर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में सबसे बड़ा जो आपको तंग करती है चीज़ वो एफिशिएंसी होती है। अभी एफिशिएंसी के पीछे क्या मतलब है हम थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। तो खैर वो ये चीज़ देख रहे होते हैं, एफिशिएंसी में सबसे ज़्यादा सबके नंबर कटते हैं। उसकी वजह क्या होती है कि आप एक तो आपका दिमाग लगा हुआ होता है कि भैया मैं प्रोग्राम बनाऊं कैसे, तो आप ये नहीं सोच पाते कि मैं इसको एफिशिएंट कैसे बनाऊं। तो लेकिन वो ये चीज़ भी देख रहे होते हैं कि कोड करे लेकिन किस तरीके से करे, एफिशिएंटली करे। तो इसमें सबसे ज़्यादा सबके नंबर कटते हैं, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि टाइम के दरमियान जो अच्छा खासा प्रैक्टिस करके चुका होता है लीड कोड वगैरह पे, वो प्रॉब्लम सॉल्व कर लेता है। लेकिन मसला ये होता है कि तो टाइम कम होता है, अब उस टाइम में वो कोड को रिव्यू नहीं कर सकता। सही है, एक होती है रोबस्टनेस और एक होती है आपकी एफिशिएंसी। रोबस्टनेस क्या होती है कि आपका कोड हर सिनारियो के लिए चले, मतलब एक ऐसा सिनारियो भी जो क्वेश्चन में था ही नहीं, लेकिन आपने वो भी सोच लिया कि अगर वैल्यू आए ही ना, किसी भी वजह से वैल्यू ना आए, आपका तो कोड क्रैश हो जाएगा, क्योंकि आपका फंक्शन एक्सपेक्ट करेगा कि मुझे यहाँ पे क्या मिलेगी, वैल्यू। लेकिन आपने उसकी भी कंडीशन लगाई हुई है कि अगर वैल्यू ना आए तो यूजर को बता दो कि भैया आपने वैल्यू नहीं दी।
लेकिन आपका कोड क्रैश नहीं होना चाहिए। मजे की बात है वो लोग जो बड़ी कंपनीज हैं वो आपको ये चीज़ बताते नहीं है कि हम इस चीज़ को टेस्ट करेंगे, लेकिन वो इस चीज़ को टेस्ट करते हैं। इसको हम कहते हैं रोबस्टनेस, कि आपका कोड कितना रोबस्ट है, यानी कि कितना आपका एरर को हैंडल कर सकता है, एरर हैंडलिंग उसकी कितनी अच्छी है। उसके बाद ये एफिशिएंसी, एफिशिएंसी बहुत तंग करती है, बहुत तंग करती है, क्योंकि आप समझ ही नहीं सकते। आप बोलते हो यार मैं इसको और कैसे अच्छा करूँ, मैं कैसे अच्छा करूँ, लेकिन अब तो आपके पास क्या है, चैट जीपीटी। चैट जीपीटी की सबसे ज़बरदस्त चीज़ क्या है कि आप अब जो कोड लिखें ना, उस कोड को कॉपी करें, चैट जीपीटी में छापें और नीचे लिखें कि ऑप्टिमाइज दिस पीस ऑफ कोड, या व्हाट इज द मोस्ट एफिशिएंट वे टू राइट दिस कोड। इन दोनों में से कोई एक लाइन आप लिखें, वो आपको देखें वो कैसे बदल के देता है, फिर आप देखेंगे आपने क्या किया था और वो क्या कर रहा है। समझ रहे हैं आप? बहुत बड़ी खुशी की आपके लिए बात होगी, वो आपको बोलेगा आप ही का कोड जो है मोस्ट एफिशिएंट है, जो कि मेरी नज़र में 5% चांसेस हैं कि ऐसा होगा। लेकिन वो आप उसको फिर सीखें कि उसने आपका लिखा हुआ कोड कैसे बदला। प्रॉब्लम ये कि आपका कोड भी काम कर रहा होगा, सही है, लेकिन वो जो कोड करेगा वो आपके कोड जो चलने में, अगर आपका कोड जो है 5 सेकंड ले रहा है तो उसका कोड आधा सेकंड भी नहीं लेगा। इसको हम कहते हैं एफिशिएंसी, कि आपका कोड कितना एफिशिएंट है। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आपका एक बहुत बड़ा प्रोग्राम होता है तो आपके थाउजेंड्स ऑफ ऑपरेशंस एक साथ हो रहे होते हैं और मिलियंस ऑफ यूजर्स एक साथ कर रहे होते हैं। आप इसको सोचेंगे, आपका जो चैट जीपीटी है वो एक अच्छा खासा हैवी मॉडल है। जितना मुझे याद आ रहा है, आई थिंक 72 टीबी का सॉफ्टवेयर था वो, मतलब जो उसके पूरा डेटा है 72 टेराबाइट्स है। अब 72 टेराबाइट्स का सॉफ्टवेयर जो है वो 100 मिलियन यूजर्स को एक साथ सर्व कर रहा है। मतलब 100 मिलियन यूजर्स उसको एक साथ यूज कर रहे हैं और वो सबको जवाब दे रहे हैं। तो इसका मतलब है कि दो तरीके हो सकते हैं। यहाँ तो उसका जो सर्वर है इतना बड़ा बना दो कि पूरे के पूरे एक शहर के ऊपर सारा का सारा डेटा सेंटर बना दो, कि इतने सारे कंप्यूटर लगा दो, इतने सारे कंप्यूटर लगा दो कि जितने भी यूजर्स हैं वो उसको संभाल लें। या अपना कोड आप इस तरीके से करो, इतना अच्छा करो कि वो सबसे ज़्यादा एफिशिएंट हो, मतलब सबसे ज़्यादा यूजर्स को वो हैंडल कर सके। तो ये जो लीड कोड है ये बहुत ज़्यादा आपको इस बारे में सिखाता है। और बड़ी बड़ी जो कंपनीज होती हैं वो आपको यही देते हैं। एक हमारे मेरे साथ एक लड़का होता था फास्ट का, बेसिकली उसको इस तरह का क्वेश्चन आया था कि आप स्नेक वाला गेम नहीं होता, उसने बोला था पाइथन में वो गेम बना के देखा। मज़े की बात है उस जवान के बंदे ने बना भी दिया वहीं बैठे बैठे 1 घंटे के अंदर, सही है। तो वो बंदा एक बहुत बड़ी एक कंपनी है, इंटरनेशनल कंपनी है, उसमें वो एज अ रिमोट एम्प्लॉई हायर हो गया था। अब उसकी जो है वो डॉलर्स में पेमेंट है, तो मज़े की बात है वो 4-5 घंटे काम करता है और घूमता फिरता रहता है, सही है। लेकिन वो फास्ट का ग्रेजुएट था, और फास्ट में नॉर्मली जो है मैं ये चीज़ देखता हूँ कि इस चीज़ पे बहुत गौर किया जाता है कि आप प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल सीखें। वो लैंग्वेज से ज़्यादा इस पर फोकस कर रहे होते हैं कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग कितनी अच्छी है और आप कोड को कितना रॉबस्ट और आप उसको कितना एफिशिएंट बना सकते हैं। और उनको ये वाली जो है ना चीज़ें बताते रहते हैं वो लोग कि लीड कोड पे आप प्रैक्टिस करें, इधर प्रैक्टिस करें, उधर प्रैक्टिस करें, सही है। अब ये हर किसी की पावर नहीं हो सकती, हर कोई इस पर अच्छा नहीं हो सकता। कोई जो है स्लो प्रोग्रामर भी होता है, वो कहता है कि चाय का कप साथ में हो, सिंपल सा ना हम सुकून से कोड करें, ये जल्दबाजी का हमें कोई समझ में नहीं आता। आप अगर उस तरह के कोडर हैं कोई मसला नहीं, आप उस तरह के कोडर बने, आप फ्रीलांसर बन जाएं, आप अपना बिजनेस करें, आप अपना काम करें, किसी फेसबुक के लिए आपको काम करने की जरूरत नहीं है। आप फिर भी इतना बना सकते हैं अगर आपने अपना बिजनेस सेटअप कर लिया जितना वो फेसबुक का एम्प्लॉय बना रहा है, सही है। हर किसी की अपनी स्पेशलिटी है। जिस तरीके से आपने देखा था, आई थिंक फेसबुक को बहुत आया था कि गूगल का क्लाउड एक कंपटीशन हुआ था, उसमें पाकिस्तान जो है वो टॉप 500 में भी नहीं आया। आई थिंक वैसे ही कुछ उसकी स्टैट्स थे, टॉप 10 में तो आया ही नहीं। आई थिंक उसका चैलेंज कोई भी कंप्लीट ही नहीं कर पाया था, कोई पाकिस्तान में से कोई भी उसको कंप्लीट ही नहीं कर पाया था जो चैलेंज था बेसिकली। अब चैलेंज क्या था कि यही चीज़ कि रॉबस्टनेस में कुछ पॉइंट्स थे वो पूरे करने थे पास होने के लिए, एफिशिएंसी के कुछ पॉइंट्स थे, प्रॉब्लम सॉल्विंग के कुछ पॉइंट्स थे, तो वो सारे आपको पासिंग स्कोर एटलीस्ट लेना था उसको पास करने के लिए। तो मैंने सुना था पाकिस्तान में से कोई भी उसको इस साल पास नहीं कर पाया था। इंडिया जो है टॉप 10 पोजीशंस पे पूरा छाया हुआ था। तो ये चीज़ मतलब वो बता रहे थे कि हमारी लेवल ऑफ एजुकेशन क्या है और उनकी लेवल ऑफ एजुकेशन क्या है, कि वो टॉप 10 जितने भी स्पॉट्स थे वर्ल्ड में उनको वो कवर किए हुए थे, और पहले 150 जो स्पॉट्स थे वो भी उनमें से मैक्सिमम जो है वो इंडियंस थे। यानी कि उन्होंने ना सिर्फ उस कॉम्पिटिशन को कंप्लीट किया, उसमें पासिंग स्कोर लाया, उन्होंने टॉप पोजीशंस भी उठा ली थी, सही है। तो इंडियंस बहुत दिमाग चलाते हैं, सही होते इतने सूखे सड़े वैसे हैं, लेकिन उनका दिमाग बहुत चलता है और वाकई बड़ा चलता है। मेरे साथ एक बंदे ने काम किया था, तो नाम भूल गया मैं उसका,
पीयूष नाम था, पता नहीं क्या नाम था उसका। वो बेसिकली यूएसए में बैठा हुआ था, शायद मैंने पहले भी बताया है। वो पाइथन डेवलपर था। मज़े की बात थी कि हम दोनों एक ही प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे। वो जिसपे वो उस कंपनी का डायरेक्ट एम्प्लॉय था, मैं उस कंपनी के लिए एज एन फ्रीलांसर था। तो मैंने उससे पूछ लिया था यार तुम्हारी सैलरी क्या है, तो उसने मुझे बोला कि 100K प्लस है। अब 100K प्लस का मतलब है कि $1,00,000 प्लस है एक साल के अंदर, प्लस है। उसने अभी ये डिक्लेयर नहीं किया कि प्लस कितना, प्लस $1.5 लाख है, $1,80,000 थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स है, कितनी है उसने ये बात नहीं बताई। लेकिन उसने बोला कि 1 लाख प्लस है डॉलर्स। आप इसको पाकिस्तानी में कन्वर्ट करें तो आपको पता लगेगा वो कितना कमा रहा है। सो उस पर मैं खुद भी हिल गया था। मैंने कहा यार मेरे तो फिर मुझे तो ये चने दे रहे हो तुम लोग, असल टिक्के तो तुम खा रहे हो। तो प्रॉब्लम ये है कि अब जैसे कि वो भी मुझे बता रहा था कि यार तुम ना ये ऑनलाइन अप्लाई करो, तुम्हें यूएसए में अगर रिमोट जॉब मिल गई ना तो तुम वीज़ा के लिए अप्लाई करना, तुम आ जाना। मैं भी ऐसे ही आया था। कह रहे एक दफ़ा तुम यहाँ आ गए ना तो फिर तुम्हें ऐसी ही सैलरी मिलेगी। कह रहे क्योंकि अब अमेरिकन भी ना चालाक हो गए, उनको पता है कि पाकिस्तानियों के लिए ना $100 भी बहुत है, उनकी पूरे महीने की तनख्वाह है। अब वो भी थोड़े चालाक हो गए तो उनको पता चल गया है कि भाई इनको इतने से ज़्यादा ना दो। अब लेकिन जो यूएसए में बैठा है तो यूएसए में एक मिनिमम वेज है, जो वेजेस हैं $60,000 वहाँ पे मिनिमम वेज है एक प्रोग्रामर की। और जो पाइथन प्रोग्रामर होता है वो 100K प्लस ही उठाता है, जो मैंने देखा है। अब वो बंदा भी उसमें कोई एक्सेप्शनल चीज़ नहीं थी, हम दोनों साथ में काम कर रहे थे और इवन उसकी 2-3 गलतियाँ मैंने निकाली थी, तो वो साथ में हम कोलैबोरेशन करते थे। क्योंकि जाहिर सी बात है अब एक प्रोग्रामर्स में ना वो भाईबंदी होती है, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि हमेशा आप ही पीक पर हो, आपसे भी गलती हो सकती है। तो हम क्या करते हैं कि नॉर्मली ना एक दूसरे की फेस सेविंग करते हैं, मतलब हम उसको ना पर्सनल मैसेज कर देंगे कि भाई तूने ना यहाँ पे मसला कर दिया, इसको सही कर दे। तो वो सही कर देता है, फिर वो थैंक यू भी बोलता है। फिर अगली बार उसको आपकी गलती दिखती है ना तो हो सकता है वो खुद सही कर दे, फिर आपको बता दे कि यार तुमने ना ये गलती कर दी थी, मैंने सही कर दिया। तो इससे फेस सेविंग होती है। एक दूसरे से दुश्मनी लोगे दोनों का फायदा होगा, वो नुकसान होगा, क्योंकि कभी ना कभी आप भी गलती करोगे, आप भी फंसोगे। लेकिन अगर आप कोलैबोरेशन में चलते हो ना तो आप बॉस को पागल बनाओ, नहीं उसमें ज़्यादा मज़ा आता है। तो आप खुद दोनों सही चलो, लेकिन भरोसा फिर भी किसी पे मत करना, कभी भी कभी भी धोखा देगा। सही है, ऐसा ना हो कि बोलोगे नहीं ये मेरा भाई है, ये तो वैसे वैसे चलेगा, वो उसको जहाँ प्रमोशन का फ़ायदा नज़र आएगा वो यूं पलटी मारेगा। सही है, तो वीकनेस किसी को नहीं देनी चाहिए अपनी। सही है, फेवर अगर कोई कर रहा है तो उसका फेवर बैक कर दो टाइम रहते, वरना फिर आगे मसला होगा। तो खैर ये कुछ इंडस्ट्री में होता है। जब आप आओगे इस इंडस्ट्री में तो आपको समझ आएगा कि क्या पॉलिटिक्स होती है, किस तरीके से गेम चलानी होती है, किस तरीके से आप ऑफिस कल्चर को कैसे हैंडल करना होता है। क्योंकि जाहिर सी बात है ऑफिस में अगर 10 प्रोग्रामर हैं तो उन 10 प्रोग्रामर्स में कोई एक प्रोग्रामर जो होता है वो सीनियर डेवलपर बनता है, यहाँ के मैनेजर बनता है। सही है, पोजीशन एक होती है, लोग 10 होते हैं, तो वो आपस में कैंटीन में बैठ के तो बड़ा भाईबंदी दिखा रहे होते हैं, लेकिन फिर आखिर में जब टाइम आता है तो फिर सब एक दूसरे के पीछे पड़ जाते हैं, क्योंकि सबको पेरेज सबको चाहिए। क्योंकि मैनेजरियल पोजीशन सीरियसली बड़ी मज़े की पोजीशन होती है। मैं सही से बता रहा हूँ, मैं खुद डेवलपर था तो मैं लगा हुआ होता था, पसीना बह रहा होता था, भाई ये कैसे नहीं हो रहा, वो कैसे नहीं हो रहा। अब सीरियसली मज़े की पोजीशन है मैनेजरियल, जो भी काम आता है बॉस मुझे बोलता है, मैं अपने जूनियर डेवलपर्स को बोल देता हूँ, सीरियसली बड़ा मज़ा आता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आपको उस पूरे प्रोसेस से निकल के आना पड़ता है। ठीक है, आपको जूनियर एज एन इंटर्नी काम करना पड़ता है। अब इंटर्नी के तौर पे आपको काम नहीं करना, आप फ्रीलांसर बन जाओ, अपनी एक प्रोफाइल डेवलप करो, अपने कुछ प्रोजेक्ट्स बनाओ, कुछ अपने पास रिव्यूज़ लेकर आओ इंटरनेशनल क्लाइंट्स के। फिर आप लोकल कंपनी के पास भी जाओगे ना तो आपके पास एक हेड स्टार्ट देने के लिए एक चीज़ है, मतलब एक बार्गेनिंग के लिए आप कुछ तो दोगे कि वो आपको हायर क्यों करे डायरेक्ट एक पोजीशन पे, एक डेवलपर की पोजीशन पे आपको डायरेक्टली क्यों हायर करे, जबकि उसको एक इंटर्नशिप का बंदा जो है 15,000 में मिल जाएगा। तो आप उसको एक एडवांटेज देते हो कि मेरे पास प्रैक्टिकल नॉलेज है। तो इंटर्नी को तो वाकई 3 महीने लगेंगे एक प्रोफेशनल काम पे पहुंचने के लिए। मैं आपको ज्वाइन करते ही 1 हफ्ते के अंदर जो आपका प्रोफेशनल काम है उसको हैंडल कर दूंगा, क्योंकि जब आप एक फ्रीलांसर होते हो तो आप प्रोजेक्ट मैनेजर ऑटोमेटिकली होते हो, क्योंकि आप सारे प्रोजेक्ट को आप खुद ही हैंडल कर रहे होते हो। आपके अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स ऑटोमेटिकली होती है, क्योंकि आप क्लाइंट से पैसे ले रहे हो, मतलब आप एक सेल्समैन हो, आप खुद की सर्विसेज बेच रहे हो, तो एक कम्युनिकेशन स्किल उसके लिए चाहिए होती है। तो जो अगला कंपनी का मालिक है ना वो पागल नहीं है, वो इस चीज़ को बहुत वैल्यू करता है कि यार इसकी कम्युनिकेशन स्किल इतनी स्ट्रांग है कि एक गोरा इसको पैसे दे रहा है, ठीक है, और एक गोरा इसको अच्छा रिव्यू दे रहा है, तो इसका मतलब है कि इसने काम वाकई बड़ा अच्छा किया था, जो कि इंटरनेशनली लेवल पे एक्सेप्टेड था, ना सिर्फ लोकल लेवल पे एक
इंटरनेशनल लेवल पे एक्सेप्टेड था। तो रिव्यूज का बहुत बड़ा फायदा होता है, सही। फिर वो आपको निगोशिएट करता है, आपका एम्प्लॉय उसको, जो आपका एम्प्लॉयर होता है यानी कि बॉस होता है, आपको स्टार्ट ही देता है डेवलपर की पोजीशन से। आने वाले को वो 15,000 देगा, आपको वो बोलेगा 60,000 में काम करोगे। उसकी वजह क्या है कि उसको अंदाजा हो जाता है कि ये महीने के 50, 60, 70,000 तो बना ही रहा होगा, सही है। तो इसको मैं 30,000 बोलूंगा तो ये तो मेरे पे हंसेगा, क्योंकि सीधी बात है, एक बंदा जो ऑलरेडी 60-70 कमा रहा है, आप उसको 30 बोलोगे तो वो हंसेगा ही, बोलेगा कि मैं घर पे ही अच्छा हूँ। तो उसको कोई ना कोई एडवांटेज तो आपको देना है, तो आप उसको हेड स्टार्ट के लिए 60 देते हो। फिर उसका प्रमोशन भी जल्दी होता है। उसकी वजह क्या है कि उसके पास ऑलरेडी इतना एक्सपीरियंस है कि वो चीज़ों को यूं निपटा रहा होता है। तो बॉस बोलता है कि यार ये बंदा तो बेहतरीन है, इसको मैनेजर बना दो। क्यों मैनेजर क्यों बनाएगा उसको? क्योंकि वो उसको जल्दी जल्दी प्रोजेक्ट जो है रोल आउट करके देगा, समझ रहे हैं। तो आप इस पे जो है थोड़ा बहुत सोचें कि आपको कौन कौन सी स्किल्स पे आपको काम करना चाहिए। इंग्लिश के कोर्सेज करें, ऑनलाइन आपके पास अवेलेबल हैं, क्योंकि कम्युनिकेशन लाजमी है और इंग्लिश यूनिवर्सल लैंग्वेज है, सारी दुनिया में बोली जाती है। आपकी प्रोग्रामिंग इसके अंदर है, तो आपकी लैंग्वेज थोड़ी सी स्ट्रांग होनी चाहिए, सही है। इसमें ये मैं नहीं बोलूँगा कि जो लोग बोलते हैं कि नहीं नहीं लैंग्वेज की ज़रूरत नहीं है, ये नहीं है वो नहीं। अगर आपको लैंग्वेज नहीं आती तो आप टाइपराइटर से ज़्यादा कुछ भी नहीं हो, भले आप कितने भी अच्छे प्रोग्रामर हो, क्योंकि आपको अपनी बात दूसरे तक पहुँचाने का जरिया ही नहीं है। अगले बंदे को कैसे पता लगेगा कि आपके पास ये स्किल है? आपको जब तक आप उसको बताओगे नहीं, वो बताओगे कैसे? क्योंकि उसको तो आपकी ज़बान आती ही नहीं। तो उसके लिए इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, जो हम कमेंट्स करते हैं कोड के अंदर, वो बड़े ज़रूरी होते हैं। अब वो किस में होने चाहिए? इंग्लिश में होने चाहिए। तो जब आप कमेंट्स करते हैं तो कमेंट से आपकी क्वालिटी नज़र आती है। जब आप बता रहे होते हो कि ये फंक्शन जो है ये इस चीज़ का है, ये रिसीव करता है, वो रिसीव करता है, तो जब इसको हम कहते हैं मैनेजेबल कोड। फिर जो अगला डेवलपर होता है मेंटेनेंस वाला, वो आपको दुआ भी देता है, और जो बॉस होता है वो भी बोलता है यार क्या बेहतरीन कोड किया ऐसा, कि जो अगला डेवलपर आया उसको मसला ही नहीं हुआ। अब जो इंटरनेशनल क्लाइंट ही जब दूसरा आपका कोड उठा के अपने किसी लोकल डेवलपर को देता है, उसका लोकल डेवलपर देता है मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा, इसने ना कोई कमेंट दिया है ना कुछ किया है, पता नहीं कैसे कोड किया है, इसके साथ मेरी कॉल करा दो, तो वो जो गोरा क्लाइंट है वो आपको सीधी गालियां देगा। हालांकि आपका कोड चल रहा होगा, बेहतरीन चल रहा होगा, लेकिन वो आपको गालियां देगा। उसकी वजह क्या है कि मसला है कि वो मैनेजेबल ही नहीं है, आपके अलावा मतलब और कोई इसको पढ़ ही नहीं सकता, तो वो किस काम का है, समझ रहे हैं। तो इसके अंदर बहुत सारी चीजें जो हैं आपको आनी चाहिए, आपको खुद में। अब ये सारी चीजें सीखने वाली हैं। इंग्लिश लैंग्वेज जो भी वो भी एक लर्न स्किल है। अब हम भी कोई गोरे तो है नहीं कि हमें इंग्लिश पहले से आती हो, तो हमने भी सीखी, सही। कम्युनिकेशन स्किल जो है, सेल्समैन जो होता है वो भी कम्युनिकेशन स्किल है, वो भी आपको सीखनी पड़ती है, सही। आप टीचर बन जाएं या आप एक कहीं भी जाके खुद कोई चीज़ जो है ना, सॉफ्टवेयर हो गया, कोई चीज़ हो गया, उसको बेचने की कोशिश करें, तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल ऑटोमेटिकली बेटर होती है। तो उसको थोड़ा, तो ये चीज़ें हैं, इसको आप मॉनिटर करें, और उसके साथ साथ अपनी जो प्रोग्रामिंग स्किल है उसको भी थोड़ा बेटर करें। हमेशा याद रखिएगा, जो आपके पास आपकी टेक्निकल स्किल होती है वो आपको 40% आपकी कामयाबी में उसका हिस्सा होता है, और जो आपकी कम्युनिकेशन स्किल होती है उसका 60% हिस्सा होता है, 60%। उसकी वजह क्या है कि अगर आपके पास कम्युनिकेशन स्किल नहीं है, भले आप एक ज़बरदस्त प्रोग्रामर हो, किसी को क्या पता, आप किसी को बता ही नहीं पा रहे, आप किसी के ऊपर कन्वे ही नहीं कर पा रहे। आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है, आपकी प्रोग्रामिंग स्किल थोड़ी डाउन है, तो आप प्रोजेक्ट उठा लोगे, बंदे को आगे से ना बिल्कुल ही फ्लैट कर दोगे, उसको लगेगा भाई इस जैसा बंदा तो कोई है ही नहीं, इसके पे यही मेरा बंद काम कर सकता है और कोई कर ही नहीं सकता। आप उसको इतना कन्विंस करवा लेते हो, आप उसी का कोड उठा के, आपको पता होता है ये मेरे से होगा ही नहीं, ये इतना मुश्किल काम है, मेरे से नहीं होता, तो आप लेकिन किसी और जो अच्छा प्रोग्रामर है जिसकी कम्युनिकेशन स्किल खराब है, आप उसको दे देते हो, भाई कर दे ये, तो मैं इतने पैसे दे दूंगा, वो भी खुश, आप भी खुश, समझ रहे। तो इस तरीके से थोड़ा कम्युनिकेशन पे भी काम करें, और थोड़ा सा इस तरीके से टेक्निक्स देखें, दुनिया में क्या हो रहा है, इस तरह की वेबसाइट्स को सर्च आउट करें, कुछ ऑनलाइन कोर्सेज को देखें, खुद को महदूद ना रखें कि जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है बस वही पढ़ेंगे तो बस हमारा वही काम हो जाएगा। ये काम हमें यूनिवर्सिटी में भी बताया जाता है, लेकिन हमें यूनिवर्सिटी में ये नहीं बताया जाता कि जब आप फील्ड में जाओगे तो जो हम किताबों में पढ़ रहे हैं उसके अलावा भी और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो जब हमें ये नहीं पता होता, जब हम वापस असल दुनिया में आते हैं तो हमारा काम ख़राब हो जाता है। बात समझ आ रही है? तो ये सारी चीज़ों को ख्याल रखिएगा। कल इसको थोड़ा बहुत जो है अपने ऑब्जेक्ट्स, वेरिएबल्स वगैरह को थोड़ा देख के आइएगा, और जो कंपैरिजन ऑपरेटर्स हैं इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करके आइएगा, क्योंकि कल हम पढ़ेंगे इफ एल्स स्टेटमेंट्स, और इफ एल्स स्टेटमेंट में जो हमारे कंपैरिजन ऑपरेटर्स हैं ये दोबारा से टेस्ट आउट होंगे। और कल हम ये नहीं बताएंगे कि कौन सा कंपैरिजन ऑपरेटर कैसे काम कर रहे हैं, हम सिर्फ आपको सिंपली उसको यूज़ करना सिखाएंगे, ठीक है।